The Mac class is key to unlock the success Kalyan Prakamper. हाँ साथियों नमस्कार। आप लोग कल व्यंजन पढ़ रहे थे तो व्यंजनों की संख्या को हमने 33 संख्या तय कर चुके थे। अब हम उसके आगे के क्रम में पढ़ना शुरू करेंगे। अब व्यंजनों को 33 हमने कैसे तय किया था? पहले हमने स्पर्श व्यंजनों को 25 की संख्या तय कराई थी। इसके बाद हमने अंतस्थ और फिर अंतस्थ को विवेचना के आधार पर हमने बांटा था। किसी को हमने प्रकम्पित, लुंठित, पार्श्विक इस तरीके से अर्ध स्वर में बांटा था। फिर हम उस व्यंजन पे आए थे, इनकी संख्या 4 थी, इनको मिला करके हमने 33 पढ़ा था। अब हम इसके आगे 33 ये और हमने इससे पहले 11 स्वर, 44 2 अयोग वहाँ 46। अब हमारे 6 कौन से छूटते उनकी भी बात करनी है। इसके बाद जो अगला क्रम आता वो आता संयुक्त व्यंजन का। आपसे संयुक्त व्यंजन पूछा जाए या आपसे मिश्रित व्यंजन पूछा जाए तो हिंदी पे इनकी संख्या 4 मानी जाती है। और संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन है जो किन्हीं भी एक दिवसीय परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। या तो इनके विच्छेद के आधार पर पूछ लिया जाएगा कौन कौन शामिल होता है, या पूछा जाएगा संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो छत्री वाला छा, त्रिलोकी वाला त्रा, ज्ञानी वाला ज्ञा और श्रवण कुमार वाला श्रा। छत्री के छापे कौन कौन सा सम्मिलित वर्ण होते? का और मूर्धन्य वाला शा। लेकिन का हलंत लगा हुआ। हलंत का मतलब आप लोग समझते हो, हिंदी पे हल हम व्यंजनों को कहते, और हल के अंत पे, व्यंजनों के अंत पे लगने वाला जो चिन्ह होता है, जो एक बड़ी लकीर लगी होती है, उसको हम लोग हलंत बोलते हैं। तो आधा का और शा। त्रिलोकी वाले पे आधा ता और रा। ज्ञानी वाले पे आधा जा और या। ये यहाँ चवर का पंचम वर्ण, चा छा जा झा यहाँ पढ़ते हो, वो पंचम वर्ण। श्रवण कुमार वाले पे तालव्य वाला शा आधा और रा पूरा। ये परीक्षाओं पे खूब पूछे जाते हैं। आप ये ध्यान रखना कि ऊपर वाले वर्ण हमारे आधे हैं। हलंत लगने का मतलब होता कि इसमें हमारा कोई स्वर सम्मिलित नहीं होता। नीचे वाले वर्ण हमारे पूरे हैं। जब आपको विकल्प दिया जाएगा तो हलंत का ऊपर नीचे करके आपको ये भ्रमित किया जाएगा। इसको आप इंग्लिश के पैटर्न पे सीखोगे तो आप ये मानो कि आपका ये वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। जब छत्री को लिखते हो तो KSH लिखते हो, के बाद पे आप इस पर कोई स्वर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हो, तो अर्थात का ऊपर वाला हलंत आधा होगा। त्रिलोकी वाला त्रा लिखते हो तो TRA लिखते हो या TRI कुछ भी लिखते हो तो आर के बाद में आप स्वर लगाते हो, लेकिन टी के और आर के मध्य पे कोई स्वर नहीं होता। इसी तरीके से ज्ञानी वाले पे आते हो तो हम GYA लिखते हैं, जी और वाई के बीच में कोई स्वर नहीं, अर्थात जा हमारे लिए आधे का कार्य करेगा, हलंत का कार्य करेगा। और श्रवण कुमार वाले पे SHRA SHRI सी कुछ भी लिखते हो तो SH और आर के मध्य पे कोई स्वर का प्रयोग नहीं। तो संयुक्त व्यंजन पे आपको ध्यान रखना कि ऊपर वाला वर्ण सदैव आधा रहेगा, नीचे वाला वर्ण पूरा रहेगा। ये तो संयुक्त व्यंजनों की बात हो गई। अब संयुक्त व्यंजन के बाद में हमें संख्या पूरी करने पे एक और व्यंजन मिलते जिन्हें हम नवीन वर्ण कहते। और नवीन वर्ण के लिए आपने पढ़े थे ड़ा और ढा। जब आप पढ़ाई लिखते हो या लड़ाई लिखते हो तो आप डा और ढा जो हमारे वर्ण थे, जिन्हें हम मूर्धन्य वर्ण पे गिनते हैं, ये टवर के वर्ण थे। जब इन नवीन वर्णों के रूप में इनको विकसित किया गया तो इन डा और ढा के मध्य नीचे एक बिंदी लगाई गई जिसे नुक्ता बोला जाता। जो आप ऊपर लगाते हो उसे अनुस्वार बोलते हो, नीचे लगाते हो तो उसे नुक्ता बोलते हो। डा और ढा को एक नाम दिया गया, इन्हें कहा गया ये द्विगुण व्यंजन हैं। अभी तक आपने जितने भी व्यंजन पढ़े थे सारे एक गुण के व्यंजन थे, अब ये द्विगुण वाला व्यंजन है। द्वि का शाब्दिक अर्थ क्या होता? द्वि का शाब्दिक अर्थ 2 होता, ये सभी जानते हो। गुण तो तुम जानते हो, गुण उसे कहते हो जो कोई धारण करता। तो डा ढा पे एक गुण तो टवर्ग वाला हो गया, अर्थात मूर्धा का हो गया, और दूसरा जो अनुस्वार रखा है जो इसके व्यंजन के उच्चारण में परिवर्तन करा रहा, दूसरा गुण इसका होता है कि इन दोनों में रा की ध्वनि सम्मिलित होती। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से समझना कि डा और ढा पे यदि नीचे नुक्ता लगा हुआ, यदि नीचे अनुस्वार लगा, बिंदी लगी हुई है, तो अगर आपसे पूछा जाए द्विगुण में कौन सा दूसरा गुण सम्मिलित होता तो रा की ध्वनि सम्मिलित होती। इनसे आप जब शब्द बनाते हो तो शब्द बनाते हो सड़क। आप देखो सड़क ना लिख के सड़क लिखते हो, आप लोग लड़ाई लिखते हो, डा के नीचे नुक्ता लगा हुआ, ये द्विगुण व्यंजन से तय हो रहा। इसी तरीके से आप पढ़ाई लिखते हो
तो पढ़ाई न लिख के पढ़ाई लिखी जाती है। रा की ध्वनि सम्मिलित हुई, ढा के नीचे भी आपने नुक्ता का प्रयोग किया। तो ये एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता कि द्विगुण व्यंजन पे दूसरा गुण कौन सा है, तो दूसरा गुण इस पे रा की ध्वनि सम्मिलित होती है। द्विगुण व्यंजनों को एक और नाम दिया जाता, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता। आपसे परीक्षा पे द्विगुण पूछा जाए या उत्क्षिप्त पूछा जाए, बात एक ही होती है। उत्क्षिप्त को उत्क्षिप्त कहा क्यों जाता है, ये बात भी तो तय होनी चाहिए। उत्क्षिप्त शब्द को जब आप तोड़ते हो तो उत धन क्षिप्त पे टूटता। उत एक उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हो, वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पूर्व में प्रयोग हो और उनसे अर्थ का परिवर्तन हो जाए तो उसको हम उपसर्ग का नाम देते हैं। छिप धातु है, छिप माने होता फेंकना, इत प्रत्यय लगा भूतकाल की तरफ ले जा रहा हमको, और उत एक उपसर्ग है जो कहता ऊपर, आगे और अधिक। इसका अर्थ हुआ इन दोनों वर्णों के उच्चारण पे हम अपनी जिह्वा को ऊपर की ओर फेंकते हैं। आप इसका मेरे साथ उच्चारण करोगे तो आपकी जिह्वा देखो ऊपर की तरफ जाएगी। हम बोलेंगे सड़क, देखो जिह्वा ऊपर की तरफ वापे जाके लड़ती है। पढ़ाई, जिह्वा ऊपर जाकर के लड़ती, ऊपरी तालु पे स्पर्श करती। इस कारण से इसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। आपसे परिभाषा के रूप में अगर पूछा जाए कि उत्क्षिप्त को उत्क्षिप्त क्यों कहा जाता, तो आप ये कहना, आपकी परिभाषा विकल्प पे लिखी होगी कि वे कौन से वर्ण होते जिनके लिए जिह्वा ऊपर लड़ती है, जिह्वा तालु के ऊपरी भाग पे लड़ती, तो उसको आप कहोगे उत्क्षिप्त व्यंजन। अब आप देखो, आपने पूरे 52 वर्णों की संख्या तय कर ली। सबसे पहले हमने स्वरों को पढ़ा, स्वरों के भेद प्रभेद पढ़े, लेकिन संख्या 11 तय करी। फिर हमने अयोग वहा पढ़े, जिसे हमने अंगहा के रूप में तय किया था। फिर हमने 25 स्पर्श व्यंजन पढ़े। फिर हमने 4 अंतस्थ व्यंजन पढ़े। फिर 4 हमने ऊष्म व्यंजन पढ़े। फिर 4 हमने संयुक्त या मिश्रित व्यंजन पढ़े। फिर 2 हमने द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन पढ़े। इन सारों की संख्या अगर जोड़ोगे तो आपको 52 की संख्या मिलनी चाहिए। 1 2 3 5 8 4 12 4 16 4 20 2 22 की 2 हासिल लगा, 2 1 3 2 5। इस तरीके से हमारे वर्णमाला के 52 वर्णों की बात पूरी होती है। अब हमने वर्णमाला के भेद प्रभेदों का तो अध्ययन कर लिया, अभी वर्णमाला के कई से चरण बाकी हैं। कल हमने आपको बताया था कि व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते, 3 प्रकारों को भी तय कराया था। एक तो हमने कहा था अव्ययों के अवरोध के आधार पर, दूसरा हमने कहा था श्वास के आधार पर, तीसरा हमने कहा था घोष या नाद के आधार पर। तो आज हम दूसरे प्रकार की बात करेंगे कि श्वास आधारित व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आपसे श्वास लिखा जाए या आपसे प्राण लिखा जाए या प्राण वायु लिखा जाए, प्राण वायु आधारित व्यंजनों के भेद। इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से 2 होती, ये आप लोगों ने खूब अच्छे से अध्ययन किए होंगे। एक तो अल्प प्राण होते, दूसरे हमारे महाप्राण होते। देखो, इनकी संज्ञा से, इनके नाम से स्पष्ट होता होगा कि इनमें होता क्या होगा। अल्प माने तुम सब जानते हो, अल्प माने थोड़ा होता, प्राण माने वायु होती, अर्थात हिंदी के वे व्यंजन जिनमें थोड़ी वायु का प्रयोग होता हो, जिनके उच्चारण करने पे हमको थोड़ी वायु का प्रयोग करना होता, उनको हम अल्प प्राण बोलते हैं। महाप्राण किन्हें कहते हो, महा माने अधिक होता और प्राण माने वायु होता। अर्थात हिंदी के वे व्यंजन जिनके प्रयोग करने पर या जिनके उच्चारण करने पर हमें अधिक वायु का प्रयोग करना पड़ता है, उनको महाप्राण बोलते हैं। अब अल्प प्राण और महाप्राण कहते किसको किसको, अगर आप लोग सूत्र याद कर सकते हो तो अल्प प्राण का एक छोटा सा सूत्र होता है। जिनकी का संस्कृत का कोई आधार रहता है उनके लिए अल्प प्राण महाप्राण बड़े आसान होते हैं, हिंदी के लिए भी आसान रहेंगे, लेकिन अगर सूत्र अगर आपको याद हो जाएगा तो ये हमेशा के लिए याद रहेगा। एक सूत्र हम छोटा सा लिख देते हैं, जो याद कर सकते हो याद करें, ना हिंदी का भी कोई एक तरीका बताते हैं आपको अभी हम। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमानाम यणश्च अल्प प्राणा।
बहुत सिंपल सी संस्कृत लिखी है, उसमें बहुत साधारण सी संस्कृत लिखी, इतनी तो आप सब हिंदी के आधार वाले इतनी संस्कृत को आराम से समझते हैं। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाना मेणश्चल प्राणा। वर्गाणाम हम लोग वर्ग बनाए थे 5, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग बनाए थे हम लोगों ने। उन्हीं वर्गों की बात कर रहा कि वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें अक्षर और यणश्चल प्राणा। यण का अर्थ हुआ, यण हम लोग अंतस्थ के लिए प्रयोग करते हैं। यण एक प्रत्याहार है जो अंतस्थ के लिए, जब कभी संस्कृत की क्लास में आएंगे तो आपको प्रत्याहार बनाने का तरीका बताएंगे। तो यण प्रत्याहार अब अल्प प्राण पे हमने किस तरीके से तय किए, जैसे एक वर्ग हमने कोई भी उठाया, हमने उठाया कवर्ग। कवर्ग पे हमारे 5 अक्षर थे, का, खा, गा, घा और यंज्ञा, ये 5 अक्षर हुआ करते थे। कोई भी वर्ग हो, इसको हम कवर्ग का नाम देते थे। इसका पहला, तीसरा और 5वां, प्रत्येक वर्ग के साथ ये बात लागू होगी, चाहे वो चवर्ग हो, चाहे वो टवर्ग हो, चाहे तवर्ग हो और चाहे वो पवर्ग हो। 5 ही वर्ग थे हमारे। इन 5 वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण और अंतस्थ वाले व्यंजन। अंतस्थ पे आप लोगों को याद होगा, हमने बताए थे या, वा, रा और ला। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और या, वा, रा, ला हमारे लिए अल्प प्राण का कार्य करते। महाप्राण पे हमारे कौन कौन से आते हैं, इसके लिए भी एक सूत्र होता, वर्गाणाम द्वितीय। आप लोग संस्कृत के सूत्रों से डरना नहीं है। आप ये मान के चलो, संस्कृत भी उतनी आसान आपको लगेगी जिस दिन से संस्कृत की क्लासें शुरू होंगी, जितने हिंदी से भी कहीं आसान आपको संस्कृत लगेगी। क्योंकि आगामी परीक्षाओं पे अभी आपकी एक सुपरटेट की परीक्षा आएगी जिसमें संस्कृत अनिवार्य रूप से आपको लेनी होती। तो संस्कृत और संस्कृत हिंदी का आप ये मान के चलो, दोनों में संस्कृत हिंदी की जननी है, आदि जननी संस्कृत है। तो संस्कृत भी उतनी ही आसान लगेगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा अगर आधार मिलता जाएगा तो आप लोगों के लिए ये सहज हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा समझना। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राण, अर्थात प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, और सलस्य का अर्थ होता ऊष्म व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण ऊष्म व्यंजन होगा। जैसे इस पे दूसरा देखो खा था, चौथा हमारा घा था, दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन हमारे लिए प्रत्येक वर्ग के साथ, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग सबके साथ में ये बात लागू होगी। दूसरा, चौथा वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाएगा, ये महाप्राण कहलाएगा। अब आप देखो एक बार दूसरे तरीके से भी इसको समझ लो। अगर आपको संस्कृत जरा सी भी कठिन लगती है तो अल्प प्राण महाप्राण का भेद आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये तो आप सभी को मालूम हो गए। हम एक तरफ हमने लिखा अल्प प्राण, एक तरफ हमने लिखा महाप्राण, और अल्प प्राण पे हमने संख्या लिख दी 135, महाप्राण पे हमने संख्या लिख दी 34। और ये मेरी एक समझ होगी कि हम इस पे वर्गों की बात, एक वर्ग पे 5 अक्षर थे, आप देखो गिनती भी तो 1 2 3 4 5 केवल अलग अलग लिखा हुआ। 135 का अर्थ हम एक मन में गणना बनाएंगे, 135 का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण। इस वाले पे हम अंतस्थ वाले व्यंजन डाल देंगे, इस वाले पे हम ऊष्म वाले छोड़ देंगे। अब आप देखो हमारे लिए कौन से बचते, एक तो 135 से 135 मतलब पहला, तीसरा, 5वां, दूसरा, चौथा, अंतस्थ और ऊष्म हो गए। हमारे वर्ण कौन से छूट रहे, हमारे वर्ण छूट रहे स्वर वाले। स्वर को हम किस पे भेजें, अल्प प्राण को भेजें कि महाप्राण को भेजें। अब स्वरों के कैसे प्रश्न आते हैं, वर्णमाला पे कैसे प्रश्न आते हैं, इसकी भी हम आपको एक क्लास देंगे। अल्प प्राण पे सारे स्वर हमारे अल्प प्राण होते हैं। अगर आपसे कोई भी स्वर लिखा हो, आ से लेकर के अ तक का कोई भी वर्ण लिखा हुआ है और आपसे कहा गया वो अल्प प्राण है या महाप्राण, तो आप सारे स्वरों के लिए कहोगे कि सारे स्वर हमारे अल्प प्राण होते हैं। एक तरीका तो ये हुआ कि हम ये तय कर लें 135/24 अल्प प्राण महाप्राण तय करेगा। अंतस्थ और ऊष्म को अलग अलग कर दिया, सारे स्वरों को हमने अल्प प्राण कर दिया। फिर भी अगर आपको परीक्षा आते समय ये कोई भी चीज़ आपके दिमाग से अगर मिस होती है तो आप उन प्राणों पर, उन वर्णों को उच्चारण करके उन पे जरा सा हाथ तय कराओ। का आप देखो हाथ लगाओगे तो हवा आपकी कम निकलेगी।
खा, आप देखो हवा का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो का को हमने इस पे रख दिया और खा को हमने इस पे रख दिया। कम वाला इस पे रहेगा, ज़्यादा वाला इस पे रहेगा। तीसरे पे आ जाओ, गा, देखो प्राणवायु बहुत कम निकल रही। हमने बोला घा, देखो प्राणवायु निकल रही, हाथ लगा के देखोगे मेरे साथ में तो आपको प्राणवायु जरूर निकलेगी। पाँचवें वाले पे आए यंग, यहाँ बिल्कुल नहीं निकल रही। तो आप इस तरीके से अल्पप्राण और महाप्राण का भी भेद कर सकते हो। कल की क्लास पे हम इसके आगे ऊष्मव्यंजन की बात करेंगे और अल्पप्राण महाप्राण के बाद घोष अघोष की बात होगी। घोष अघोष के बाद और कई तरीके की बातें होंगी, किस तरीके से प्रश्न तय होंगे उनकी भी बात कल तय, उच्चारण स्थान की भी बात कल तय करेंगे। इस तरीके से आप क्रमबद्ध तरीके से जुड़ते जाइए। और ये बात ध्यान रखिए, अगर आपको कल की कई लोगों की बात जो हमसे बच्चे ऑफलाइन भी पढ़े हैं उन लोगों की भी समस्याएँ थी कि हम ये सर्च नहीं कर पा रहे। आप यूट्यूब पे द मैक क्लासेस सर्च करोगे तो द मैक क्लासेस पे आपको ये पेज खुलेगा और उस पर आप इसको देखना शुरू करोगे। क्रमबद्ध तरीके से हिंदी का वीडियो आपको मिल रहा है, पॉलिटी मिल रही है, ज्योग्राफी भी मिलेगी, साइंस भी मिलेगी, सब सारे वीडियो आपको इसी चैनल पे बराबर मिलते रहेंगे। और हमारे अपने प्रिय विद्यार्थियों के लिए हिंदी जो हमसे जुड़े हुए विद्यार्थी हैं और जो और हिंदी को चाहने वाले लोग हैं, उन सबसे केवल एक अनुरोध है कि आप इसको देखते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। आपको एक से एक अच्छे वीडियो मिलते चले जाएंगे। धन्यवाद।